Hello everyone, welcome back in our class Biochemistry, Biochem 311 Fundamental of Plant Biochemistry and Biotechnology और लेक्चर नंबर 2 है। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आरएनए के बारे में कि आरएनए क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका कंपोजिशन क्या होता है आरएनए का और इसके वर्क क्या होते हैं आरएनए के। तो आरएनए टाइप्स एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर और इसके सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम बात करेंगे आज। तो जैसा कि लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ लिया कि डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड क्या है, कि डीएनए क्या है और डीएनए के कंपोजिशंस क्या 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 थे और न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो सेकंड जो लेक्चर है हमारा वो है आरएनए के बारे में। तो पहले हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। तो ये क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड का ही हिस्सा है। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के थे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक डीएनए और आरएनए। तो आरएनए आज है हमारा, ये आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि आरएनए की संरचना तथा प्रकार तथा उनके कार्य। तो आरएनए क्या होता है सबसे पहले ये जान लेते हैं हम। तो आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसका नाम क्या है, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है और यह एक सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के द्वारा बना होता है। ये क्या होता है, एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड चैन का बना होता है और इसमें राइबोन्यूक्लियोसाइड तथा राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। जैसे डीएनए में क्या था, न्यूक्लियोटाइड थे, जैसे उधर भी हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, और इधर क्या है हमारा राइबोन्यूक्लियोसाइड तथा राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। और राइबोन्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के होते हैं इसमें, क्योंकि हमने देखा था कि डीएनए में हम क्या जो भी हमारे बेस थे वो क्या थे, ए जी सी और टी। तो ये थे हमारे डीएनए के, एडेनिन ग्वानिन और साइटोसिन और थाइमिन। और यहाँ पे क्या है, थाइमिन रिप्लेस है किसके द्वारा, यूरेसिल द्वारा। यहाँ पे आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है और डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है। और वो कैसे पेयरिंग करते हैं, एटी एडेनिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन। और यहाँ पे क्या है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल यहाँ पे थाइमिन को रिप्लेस करता है हमारे आरएनए में। तो ये बात हमारी होगी उसकी। तो इसमें राइबोन्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं, एडेनिलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, साइटिडिनिलिक एसिड और यूरेडिलिक एसिड। और आरएनए मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। वो होते हैं मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो चलिए हम देखते हैं। तो फर्स्ट है एमआरएनए या संदेशवाहक आरएनए या मैसेंजर आरएनए जिसको हम बोलते हैं। तो ये मैसेंजर आरएनए होता है, जैसा कि आप नाम से समझ रहे हैं कि संदेशवाहक या मैसेंजर, मतलब जैसे हम मैसेंजर से अपने मैसेज करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, किसके द्वारा करते हैं, मैसेंजर के द्वारा। मैसेज हमने टाइप किया और उनको सेंड कर दिया। ऐसे ही क्या होता है, ये एमआरएनए होता है, ये भी संदेशवाहक होता है। जब प्रोटीन संश्लेषण होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो उस समय ये संदेशवाहक का काम करता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो एमआरएनए या संदेशवाहक एमआरएनए प्रकाश संश्लेषण के लिए केंद्रक में स्थित डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण के स्थान तक सूचना प्राप्त करता है। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, डीएनए से प्रोटीन संश्लेषण तक के स्थान तक की पूरी सूचना ये प्राप्त करता है। तथा एमआरएनए का निर्माण डीएनए के स्ट्रैंड को टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करके किया जाता है। और न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है, उसको जो डीएनए होता है, ये जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो इसका एक क्या है, ये
डीएनए के रज्जु को टेम्पलेट के रूप में। तो इसमें से एक सिंगल स्ट्रैंड ले लेते हैं, ये एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं। टेम्पलेट क्या होता है उसमें, जैसे ये एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ऐसे करके होते हैं ये। तो ये क्या सिंगल स्ट्रैंड हम लेते हैं, एज ए टेम्पलेट लेते हैं और इसी से सिंथेसिस करते हैं, इसी से निर्माण करते हैं किसका, एमआरएनए का, मैसेंजर आरएनए का, जिसके कारण एमआरएनए में पूरक क्षार कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं, और इसी के कारण पूरे कॉम्प्लीमेंट्री पूरक होते हैं, पूरे जो बेस होते हैं वो पूरे होते हैं। और एक कोशिका में कुल आरएनए का 3 से 5% भाग टीआरएनए का होता है, और जो एक सेल होती है उसमें 3 से 5% तक भाग वो होता है मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए के बारे में आप समझ गए ना कि मैसेंजर आरएनए का क्या काम है और ये कैसे बनता है। वही ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है न्यूक्लियस में, उसमें से एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए द्वारा ये सिंथेसिस होता है, जिसको हम टेम्पलेट बोलते हैं। ये टेम्पलेट यूज होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और उससे सिंथेसिस होता है एमआरएनए का। और एमआरएनए क्या काम करता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है और ये संदेश वाहक का काम करता है, पूरी इंफॉर्मेशन कैरी करके ले जाता है। ये जो है हमारा मैसेंजर आरएनए। फिर ये जो है मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए का ये फिगर है। तो ये क्या है, जैसे डीएनए है यहाँ पे, तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सेल न्यूक्लियस है, ये सेल की न्यूक्लियस है और इसमें डीएनए है। तो डीएनए से ये क्या हुआ, एमआरएनए एज ए टेम्पलेट यूज किया हमने डीएनए को, और ये क्या हो गया मैसेंजर आरएनए। तो ये क्या करेगा, और ये क्या है राइबोसोम, राइबोसोम है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर प्रोटीन की चैन बनती जा रही है, जैसे जैसे सिंथेसिस होता जा रहा है प्रोटीन बनती जा रही है। ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसको हम एज ए टेम्पलेट यूज करते हैं, और जो उसे हम एमआरएनए कहते हैं। और एमआरएनए देखो आप यहाँ से क्या कर रहा है, एमआरएनए यहाँ से संदेश पहुँचा रहा है कहाँ तक, राइबोसोम तक। और राइबोसोम में क्या हो रहा है, प्रोटीन संश्लेषण, यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है, अमीनो एसिड जो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यहाँ पे एक चैन बनती जाती है। तो ये हमारा, अगर आपको डायग्राम बनाने को आता है एमआरएनए का, तो आप ये डायग्राम बना देंगे। जैसे पेपर में अगर आपके आया कि व्हाट इज आरएनए, कि आरएनए क्या है और इसके टाइप लिखिए, और तो टाइप के साथ साथ आप क्या करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे और उसमें चित्र आप जरूर बनाएंगे, उसके साथ फिगर जरूर बनाएंगे। तो फिगर से आपके क्या होगा कि जो भी एग्जामिनर होगा, जिस आप बनाएंगे तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जो एग्जामिनर होगा वो देखते ही उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आपका कम भी लिखा है, अगर आपने फिगर बनाया तो उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि ये डीएनए है, और उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड एज ए टेम्पलेट यूज़ किया और उससे एमआरएनए बना, मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेज पहुँचा रहा है राइबोसोम तक, और यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, प्रोटीन या अमीनो एसिड चैन। ये प्रोटीन है, ये एक दूसरे से जुड़, जैसे जैसे सिंथेसिस होता जाता है और ये चैन जुड़ती जाती है। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही एमआरएनए से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, इसलिए इन एमआरएनए को पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए कहते हैं। अगर जैसे पेपर में है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए क्या होता है, तो हम लिखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही एमआरएनए से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। एक ही एमआरएनए से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, इसलिए इन एमआरएनए को पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए भी कहते हैं। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक एमआरएनए से केवल एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने के संश्लेषण के लिए सूचनाएं होती हैं, उसमें एक ही श्रृंखला बनती है, इसमें हम इसको कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। तो ये आपके दो टर्म हो गए, पहला पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पहला हो गया आपका पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, जैसे ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए हो गया। फिर मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, अगर आपको आता है पेपर में कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक, और ये आपके जैसे उसमें भी आ सकते हैं
ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक में या उसमें भी आ सकते हैं, तो ऐसे ही टर्म आते हैं। तो उसके बाद आता है नंबर सेकंड ट्रांसफ़र आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है? ट्रांसफ़र आरएनए, तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि ट्रांसफ़र आरएनए क्या होता है। ये सबसे छोटा आरएनए होता है जिसमें 75 से 95 राइबो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसमें 75 से 95 राइबो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड तो आप जान ही रहे हो ना, जो सबसे पहली स्लाइड में हमने फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया था कि राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन के साथ ये जो बन रहे थे हमारे फर्स्ट स्लाइड में, ये क्या है हमारे राइबो न्यूक्लियोटाइड है ना, एडेनिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड और यूरेडिलिक एसिड। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो बिल्कुल कि ये राइबो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, इसलिए मैंने आपको फिर दोबारा से बता दिया है। तो ये सबसे छोटा आरएनए होता है जिसमें 75 से 95 राइबो न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। इसमें 75 से 95, जैसे वहाँ 4 टाइप के थे, 4 हो गए, तो वो चारों कितने, उनकी संख्या कितनी, 75 से 95 तक हो गई। और यह प्रोटीन संश्लेषण के समय राइबोसोम के ए स्थल में अपने में अमीनो अम्ल का स्थानांतरण करता है। और ये क्या करता है, जो राइबोसोम होता है जहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण होता है, उस प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, निर्माण होता है, वहाँ पे ये ए स्थल में उसका वो जो स्थल होता है जहाँ पे निर्माण होता है, वहाँ पे अमीनो अम्ल का स्थानांतरण, मतलब एक के बाद एक उनको स्थानांतरण, मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र। तो आप जैसे कि नाम से ही समझ रहे हैं कि ट्रांसफ़र, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो आरएनए एमआरएनए का जो वर्क है वो क्या है, जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो प्रोटीन अमीनो अम्ल होते हैं, जो अमीनो अम्ल जो होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करना, जिससे कि प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और प्रत्येक 20 अमीनो एसिड के लिए विशिष्ट टीआरएनए होते हैं और 20 अमीनो अम्ल होते हैं। आप जैसे जानते हैं कि 20 अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, और उनके लिए विशिष्ट प्रत्येक 20 अमीनो एसिड के लिए, मतलब एक एक के लिए विशिष्ट टीआरएनए होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं। और प्रत्येक टीआरएनए एक ही अमीनो अम्ल के लिए विशिष्ट होता है। और प्रत्येक टीआरएनए क्या होगा, वो एक ही विशिष्ट अमीनो अम्ल को ट्रांसफ़र करेगा, वो एक ही को करेगा। ये नहीं कि एक जो है जिस अमीनो अम्ल के लिए है वो उसी को ट्रांसफ़र करेगा, ना कि दूसरे को। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम में ले जाता है। और इसका जो मेन वर्क होता है वो, जैसे आपसे कहा जाए कि वर्क, इसका वर्क क्या है, तो यहाँ से देख लो। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम में ले जाता है। तो इसका क्या काम हुआ, कोशिका द्रव्य से प्रत्येक जो अमीनो एसिड हैं, प्रोटीन के जो अम्ल हैं, प्रोटीन के अम्ल जो हैं उनको कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक ले जाता है। राइबोसोम में ही तो प्रोटीन का निर्माण होता है। अतः एक कोशिका में टीआरएनए या ट्रांसफ़र आरएनए घुलनशील या कोशिका द्रव्य से ले जाता है। अतः एक कोशिका में टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए को घुलनशील या एडाप्टर आरएनए भी कहा जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पे वर्क अगर आपका आ रहा है कि वर्क क्या है इसका, तो यहाँ पे वर्क ये हो गया कि टीआरएनए का वर्क क्या है। मेन वर्क इसका क्या है, ये प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो एसिड को कोशिका द्रव्य से राइबोसोम तक ये ट्रांसफ़र करता है। यही इसका काम है, ट्रांसफ़र, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्रांसफ़र आरएनए। अतः एक कोशिका में टीआरएनए या ट्रांसफ़र आरएनए घुलनशील होता है और इसको अनदर नाम से भी जानते हैं, जैसे अडेप्टर आरएनए और एडाप्टर आरएनए हो गया। और ये कोशिका में कुल आरएनए का 16 से 18% भाग टीआरएनए का होता है। वो कितना था, 5% तक था भाग, ये कितना है, 16 से 18% तक इसका भाग होता है टीआरएनए का। फिर इसके बाद रॉबर्ट हॉली एक साइंटिस्ट
थे जिन्होंने टीआरएनए को क्लोवर लीफ मतलब ये क्लोवर लीफ ये क्या होता है, ये क्लोवर प्लांट होता है, उसकी तरह ही सेम उसी की तरह उसी की जैसे साइज था, इसीलिए इसको क्लोवर लीफ नाम दिया। संरचना प्रस्तुत की जिसके अनुसार टीआरएनए में 4 भुजाएं होती हैं, जिसके अनुसार रॉबर्ट हॉली, अगर क्वेश्चन आता है आपका कि टीआरएनए की जो क्लोवर लीफ संरचना का चित्र या स्ट्रक्चर किसने दिया था, तो वो आप लिखेंगे रॉबर्ट हॉली ने दी थी। और वो उसका स्ट्रक्चर पूछ ले कि टीआरएनए का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, तो वो आप लिखेंगे कि क्लोवर लीफ टाइप होता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है किसमें, शॉर्ट आंसर में, ब्लैंक में भी आ सकता है या ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हैं। इन साइंटिस्ट की जगह किसी दूसरे का नाम दे दिया और पूछ लिया क्लोवर लीफ का निर्माण मतलब इन्होंने बताया या इन्होंने संरचना चित्र इन्होंने दिया था, तो आप लोग उसको इनकी जगह दूसरे का है तो उसको आप क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप ट्रू भी कर सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखने की चीज़ें हैं जिनको मैं हाईलाइट करता चलूँगा हर स्लाइड में। तो इसकी 4 भुजाएं होती हैं। पहली होती है गिराई एसेप्टर आर्म, एंटीकोडॉन आर्म और टीसाइसी आर्म और डाईहाइड्रोयूरेडिन आर्म। ये DHU या डाईहाइड्रोयूरेडिन आर्म होती है। तो ये 4 आर्म होती हैं। तो पहली आर्म है एसेप्टर आर्म। इस भुजा से 5 प्राइम से 3 प्राइम सिरे होते हैं। इसमें जो एसेप्टर आर्म होती है उसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों सिरे होते हैं इसमें। और 3 प्राइम सिरे पर CCA साइटोसिन और एडेनिन, 3 ये क्या होते हैं, कोडॉन होते हैं। ये कोडॉन होते हैं ये, क्योंकि RNA का जब आप पढ़ोगे जो कोड जेनेटिक कोड आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो उसमें ऐसे ही कोड मिलेंगे, CCA, UAA, AA, UCA, UGA। तो ये सब वो सब कोडॉन हैं, क्षार होते हैं। तथा 5 प्राइम सिरे पर ग्वानिन होता है और इसका जो 5 प्राइम होता है जो सिरा होता है उस पर ग्वानिन होता है। और अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह माइनस डैश COOH है जो 3 प्राइम सिरे पर CCA के एडिनोसिन के द्वारा जुड़ा होता है। और इस कोडॉन के एडिनोसिन द्वारा ये जुड़ा होता है। तो जो ग्राही भुजा एक्सेप्टर आर्म है तो उस भुजा पर क्या होते हैं, दोनों प्राइम होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम सिरे होते हैं। और 3 प्राइम सिरे पर क्या होता है, कोडॉन होता है। जो कोडॉन कौन से होते हैं, CCA साइटोसिन और एडेनिन होते हैं, क्षार होते हैं। तथा 5 प्राइम पर ये क्या होता है, ग्वानिन होता है, ग्वानिन जो होता है। और फिर अमीनो अम्ल का जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो 3 प्राइम पर CCA के एडिनोसिन के द्वारा जुड़ा होता है ये। और फिर आता है प्रतिकोडॉन भुजा या एंटीकोडॉन आर्म। इस पे क्या होते हैं, एंटीकोडॉन होते हैं। जैसे कोडॉन हो गए और एंटीकोडॉन हो गए। जैसे कोडॉन मान लो यहाँ पे CCA है तो इसके ठीक एंटीकोडॉन क्या होगा, यहाँ पे आएगा G और ये U, मतलब एंटी का मतलब विपरीत। तो ये एडेनिन किसके साथ कोड करेगा, यूरेसिल के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन। तो ये एंटीकोडॉन हो गए। तो ये हमारी बात होगी एंटीकोडॉन की। फिर तो ये जो कोडॉन जो होते हैं ये एक्सेप्टर आर्म जो होती है, तो ये भुजा ग्राही भुजा के विपरीत भुजा होती है। ये जो भुजा होती है हमारी एक्सेप्टर आर्म, उसके ठीक विपरीत में क्या होती है, एंटीकोडॉन होती है। इसका मैं आपको बताया, वैसे मैं आपको दिखाऊंगा इसका जो है इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। बस अभी थोड़ा सा क्लियर करने के लिए बना दे रहा हूँ हल्का सा। तो ये इस तरह का होता है क्लोवर लीफ की तरह। तो ये हमारी एक्सेप्टर आर्म होती है।
एक्सेप्टर आर्म, और इसके ठीक विपरीत कौन सी होती है, एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन, ये ठीक विपरीत में एंटीकोडॉन होती है। और इस पर 3 क्षार का एक विशेष अनुक्रम होता है। इस पर भी एक, जैसे एंटीकोडॉन पे क्या था, ये एंटीकोडॉन जो थी वो एंटीसेप्टर आर्म थी, तो उस पर CCA था। तो इस पर भी क्या, जिसे हम प्रतिकोडॉन या एंटीकोडॉन कहते हैं। अब एंटीकोडॉन mRNA पर स्थित कोडॉन के पूरक होते हैं, जैसे कि आप mRNA पर AUG कोडॉन होते हैं तथा tRNA UAG कोडॉन होते हैं। ऐसे ही उस पे CCA था और इस पे क्या UAG, तो वो तो कोड के अनुसार होगा कि कौन से कोडॉन, वो तो चेंज भी हो सकते हैं, ये कोई नहीं, ये तो आपको बताने के लिए है कि ये भुजा ग्राही भुजा के इसके ठीक विपरीत हो गई एंटीकोडॉन आर्म। और इस पे भी 3 क्षार का एक विशेष अनुक्रम होता है जिसे हम एंटीकोडॉन कहते हैं, इसे हम। और एंटीकोडॉन की बात समझ में आ गई आपको। अगर एंटीकोडॉन का अगर आता है क्वेश्चन की व्हाट इज एंटीकोडॉन, तो आप, या प्रतिकोडॉन, तो आप ये लिख देंगे। ये इतना हो गया इसका, अगर आपका आता है तो इसको आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये आपका एक कैसा हो गया, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया। तो मैं इसीलिए आपको बताता चलूँगा हर स्लाइड में, अगर जो मुझे दिखेगा कि ये आ सकता है जैसे। और इसमें अगर आपका आता है कि ग्राही भुजा एक्सेप्टर आर्म पर सिरे पर कौन कौन से क्षार होते, तो आप इनको लिख सकते हैं। लेकिन ये जो है, ये क्वेश्चन आपका बनना है बढ़िया। तो इसको कोडॉन कहते हैं। फिर वो tRNA में UAG कोडॉन होंगे, UAG कोडॉन होंगे tRNA में। फिर आता है T-CIC आर्म। फिर ये आती है नंबर 4, 4 आर्म होती हैं इसमें। यह भुजा tRNA को राइबोसोम्स में जोड़ने में सहायता करती है। ये tRNA जो होता है, ट्रांसफर RNA होती है, ये जब अमीनो एसिड को राइबोसोम पर ले जाता है, तो ये जो T-CIC आर्म होती है, ये राइबोसोम में जोड़ने का काम करती है। इसका ये काम हो गया। फिर डाईहाइड्रोयूरेडिन भुजा हो गई। नेक्स्ट भुजा हमारी कौन सी है, DHU भुजा। ये क्या है, ये भुजा एंजाइम से जुड़ने में सहायता करती है। ये एंजाइम से जुड़ने में सहायता करती है, जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, जो एंजाइम भाग लेते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, उनसे जोड़ने में ये सहायता करती है। ये DHU का पूरा नाम क्या है, डाईहाइड्रोयूरेडिन, जो कि एक असामान्य क्षार है, ये एक असामान्य बेस है ये। और tRNA में कुल असामान्य क्षार होते हैं, जैसे इनोसिन। असामान्य क्षार कौन कौन से हो गए, इनोसिन हो गए और डाईहाइड्रोयूरेडिन आदि। तो ये एक क्या है, उसका फिगर है tRNA का। तो ये कौन सी हमारी हो गई, एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म हो गई। फिर ये कौन सी हो गई, एंटीकोडॉन आर्म, एंटीकोडॉन आर्म। और ये कौन सी हो गई, T-CIC आर्म। और ये कौन सी हो गई हमारी, DHU, DHU। तो जैसा कि हमने बताया था कि जो एक्सेप्टर आर्म होती है उस पे CCA जो कोडॉन होते हैं वो जुड़े रहते हैं, और CCA कोडॉन से ही एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहता है। और ये 3' to 5' होती है, दोनों पार्ट इधर होते हैं इस पे। और उसके ठीक विपरीत में क्या होती है, एंटीकोडॉन आर्म होती है। यहाँ पे कौन से होते हैं, जैसे CCG, ये एंटीकोडॉन है यहाँ पे। और ये क्या है, mRNA मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक mRNA है ये। और इसके ठीक विपरीत क्या होता है, एंटीकोडॉन होती है, आर्म होती है। फिर ये एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं उनमें जुड़ने में सहायता करती है। ये हमारी DHU, डाईहाइड्रोयूरेडिन आर्म होगी। और ये T-CIC आर्म है, ये जो राइबोसोम से अटैच होने में tRNA की सहायता करती है, T-CIC आर्म। तो ये एक फिगर है, एक स्ट्रक्चर है किसका, tRNA का। और वो कैसा है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये इसका। और आपको एक बात मैं और बता दूं, जैसे कि आपके टॉपिक में है कि
आपके टॉपिक में एक है कि आरएनए के स्ट्रक्चर। तो आरएनए के स्ट्रक्चर में हमने बात करी थी कि ये 3 टाइप के होते हैं, और इसी जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसी को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं आरएनए का। तो ये जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कितनी ये स्लाइडें जो हैं आपने टीआरएनए की जितनी स्लाइडें हैं, टीआरएनए जो है इसी को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आपके पेपर में आता है कि आरएनए का सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर बताइए, उसके बारे में लिखिए, आरएनए क्या होता है और आरएनए के सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में लिखिए। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये आप लिख देंगे और टर्सरी हम आपको आगे स्लाइड में बताएंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया या टीआरएनए। तो इसके बाद आता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? ये एक आरएनए राइबोसोम का एक घटक है। जो राइबोसोम होते हैं राइबोसोम का एक घटक है ये राइबोसोमल आरएनए, इसीलिए इसका नाम रखा गया राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये किसका घटक है? ये राइबोसोम का। जो ये राइबोसोम है इसका ये घटक है आरएनए, आरएनए राइबोसोमल आरएनए। यह राइबोसोम का 80% भाग बनता है और ये 80% भाग राइबोसोम का बनाता है। और राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। और जो राइबोसोम होते हैं वो किसके बने होते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और आरएनए, इनसे दोनों से मिलकर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनता है। क्या बनता है? राइबोसोम। जो ये राइबोसोम है, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है तो आप उसमें लिख देंगे कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। ये क्या? राइबोसोम। ये जो है राइबोसोम, जैसे ब्लैंक्स आ गया, फिलिंदा ब्लैंक्स आ गया कि इसमें यहाँ पे ब्लैंक हो गया, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। तो क्या बना होता है आपको पता होगा, तो आप लिख दो कि राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन तथा आरएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है। फिर आरएनए का संश्लेषण क्रोमोसोम के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर क्षेत्र में पाई जाने वाली राइबोसोमल जीनों में निहित सूचना से होता है। और इसका संश्लेषण आरएनए का संश्लेषण कब होता है? जब क्रोमोसोम के जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर होते हैं, जो न्यूक्लियस में जो होते हैं ना न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, वो क्षेत्र जहाँ पे होता है उसमें पाई जाने वाली राइबोसोमल जीन, जो राइबोसोमल जीन होते हैं वो निहित सूचना से, उनकी निहित सूचना से, उनके सूचना के अनुसार फिर ये होता है इसका संश्लेषण। फिर एक कोशिका में पाए जाने वाले कुल आरएनए का 80% भाग आरएनए होता है। और ये आरएनए जो है वो जितनी कोशिका में मान लो 100% आरएनए है, 100% है, जितना भी हिस्सा हो तो उस 100% में से 80% आरएनए का हिस्सा आरएनए का होता है, राइबोसोमल आरएनए का होता है। और बाकी आपको बताई दे कि किसी का 5% था, किसी का 16% था, किसी का कितना था, वो आपको पिछली स्लाइड में मिल जाएगा कितना हिस्सा है उनका। और इसका जो है 80% होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। और जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, उनमें 70S प्रकार का होता है। और जो 2 उप इकाइयों 50S तथा 30S से मिलकर बना होता है। जो 2 उप इकाइयों में होता है 30S, 50S तथा 30S से मिलकर बना होता है। इसकी 2 उप इकाइयाँ, एक 50S और एक 30S। फिर आता है कि और जो 50S राइबोसोम में क्या होता है 13S आरएनए, 50S आरएनए होता है, जबकि 5 आरएनए, जबकि 30S राइबोसोम में 16S और 16S आरएनए होता है। जो 50S में बता दिया है कि कितना होता है और 30S में। और फिर 23 आरएनए में लगभग 3000 राइबोन्यूक्लियोटाइड। इसमें जो 23 राइबोन्यूक्लियोटाइड होता है उसमें लगभग 3000 राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड हम बता चुके हैं आपको फर्स्ट स्लाइड में ही। और 5S आरएनए में लगभग 120 होते हैं।
और 5s rRNA में लगभग 120 राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं और 16s rRNA में 1500 राइबोन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं और 16s जो होता है उसमें 1500 राइबोन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80s प्रकार का राइबोसोम होता है, देखो प्रोकैरियोटिक में कितना था 70s टाइप का और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने का था 80s प्रकार का। तो आपसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये एक आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ऐसे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में 80s प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया अलग। और फिर इसकी जो उप इकाइयाँ ये भी पूछ सकता है कि यूकैरियोटिक कोशिका में 80s प्रकार का जो राइबोसोम होता है उसकी उप इकाइयाँ कितने, मतलब वो कितने में बटा होता है। तो जैसे ये 60s है 40s है, इस प्रकार से मिलकर बना होता है 60s और 40s, इसकी सब इकाई हो गई, उप इकाई हो गई, इनसे मिलकर ये बना होता है। और 60s राइबोसोम में 28s और 5.8s तथा 5s rRNA होता है। फिर 60s राइबोसोम की यूनिट है ये, तो इतना मतलब गहन तो नहीं आपसे पूछा जाएगा इतने अंदर का, लेकिन ये आप लोगों की जानकारी के लिए बस मैं बता दे रहा हूँ कि जबकि 40s राइबोसोम में 18s rRNA होता है, 20s rRNA में 5000 राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, 5 जो ये हैं इसमें कितने हैं 160 राइबोन्यूक्लियोटाइड और फिर 5s rRNA में 120, 5s rRNA में 120 राइबोन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जबकि 18s rRNA में 1800 राइबोन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड की संख्या है कि 28 में जैसे हो गए 5000, 5.8 में हो गए हमारे 160 और 5s rRNA में हो गए 120 और 18s rRNA में कितने हो गए 1800 राइबोन्यूक्लियोटाइड। और rRNA संरचना अणु स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल होते हैं, जबकि tRNA तथा rRNA क्रियात्मक फंक्शनल मॉलिक्यूल होते हैं। ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल होते हैं और ये फंक्शनल मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये है हमारा उसका राइबोसोम का कि जो rRNA होता है वो कैसे वर्क करता है। तो ये क्या है राइबोसोम है, ये राइबोसोम, और ये हमारा क्या है mRNA मैसेंजर RNA, ये मैसेज कर रहा है। और यहाँ पे ये हमारा देखो ये क्या है tRNA है और ये प्रोटीन की श्रृंखला है, प्रोटीन ये क्या है पेप्टाइड चेन, और जब एक से अधिक जुड़ जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये पेप्टाइड चेन है। और ट्रांसफ़र RNA क्या करता है, ये जो है जो अमीनो एसिड होता है उनको ट्रांसफ़र करता है किसमें राइबोसोम में, और ये mRNA होता है जो ये संदेश वाहक का काम करता है यहाँ पे, और ये इस पे क्या होते हैं तो यहाँ पे क्या है ये एंटीकोडॉन, ये यहाँ पे ये जो है कोडॉन एंटीकोडॉन हो गए, ये कोडॉन है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है जैसे यूरेसिल एडेनिन के साथ ग्वानिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, साइटोसिन के साथ जुड़ रही है, ऐसे ये क्या करते हैं ये जुड़ते जाते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण होता जाता है और ये चैन बनती जाती है। तो यहाँ पे ये एक प्रोटीन संश्लेषण का वर्क चल रहा है यहाँ पे। तो ये प्रोटीन संश्लेषण का वर्क जैसे हो गया, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए तो ये क्या होते हैं यहाँ पे एंटीकोडॉन होते हैं, ये एंटीकोडॉन, ये कोडॉन हो गए। तो एंटीकोडॉन जो थे UGG, इसके ठीक मतलब हमारे जो mRNA है मैसेंजर RNA है, इसने संदेश दिया किसको राइबोसोम को कि यहाँ पे कोडॉन ये उपस्थित है ACC,
और ये ट्रांसफर आरएनए, इसमें जो एंटी कोडॉन है ये इससे कोड करेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। यहाँ पे यू ए के साथ, जी सी के साथ, जी सी के साथ, मतलब एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन। और ऐसे क्या है, ऐसे करके ये प्रक्रिया चलती रहती है, लगातार चलती रहती है और ये प्रोटीन का संश्लेषण चलता रहता है। और यहाँ पे ट्रांसफ़र आरएनए होता है, ये अमीनो एसिड को ट्रांसफ़र करता रहता है और ये ऐसे हमारी जो चैन होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस की चलती रहती है, इससे प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण होता है। तो ये क्या है, tRNA2 अमीनो एसिडेट राइबोसोम। तो ये एक प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस की, ये राइबोसोम है और इसमें कैसे कैसे, तो ये इस फिगर में दिखाया गया है। तो ये है राइबोसोम का, राइबोसोमल आरएनए का फिगर विद प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया के साथ। फिर फंक्शन ऑफ आरएनए, जो तीनों टाइप के फंक्शन है, वैसे आपको हर स्लाइड में पता ही लग गया कि किसका क्या फंक्शन है, फिर भी एक बार फिर से बता देते हैं कि mRNA कैरीज ए कॉपी ऑफ द इंस्ट्रक्शन फॉर्म। ये mRNA क्या है, ले जाता है कॉपी को लेके जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्म ऑफ डीएनए इन द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम। ये डीएनए से, जो डीएनए होता है, जैसे हमने बताया था आपको उस स्लाइड में कि डीएनए से mRNA बनता है, उसके बाद ये जो मैसेंजर आरएनए मतलब संदेश वाहक का काम करता है, वो राइबोसोम तक लेके जाता है संदेश। और जो राइबोसोमल आरएनए होता है ये मेजर कंपोनेंट है आर राइबोसोम का ऑफ द साइड ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल आरएनए ये मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन सिंथेसिस का, जो राइबोसोम में होता है, राइबोसोम की साइड में होता है, ये मेजर कंपोनेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसमें ये मेजर कंपोनेंट है। और टीआरएनए कैरीज द अमीनो एसिड। टीआरएनए क्या है, अमीनो एसिड को ले जाता है विच आर एडेड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। जो प्रोटीन सिंथेसिस की जो चैन हमने दिखाई थी उस पर ये ऐड करता रहता है विंग सिंथेसाइज, जब सिंथेसिस होता है उस समय ये ऐड करता रहता है। फिर टर्सरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर उधर हो गया आपका कवर टीआरएनए में, और टर्सरी स्ट्रक्चर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एल शेप में होता है। एल शेप मतलब हमारा एल, वैसे तो हम एल ऐसे बनाते हैं अपना, लेकिन ये उल्टा इसमें है। तो एल शेप, ये एक एल शेप में बना हुआ है टीआरएनए। वो कब बनता है, जब ये फोल्ड हो जाता है, ये ज्वाइंट हो जाता है फोल्ड होके। टी और इसकी डी आर्म, जब टीआरएनए की टी और डी आर्म क्या होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाती हैं, जो क्लोवर लीफ हो जाती, क्लोवर लीफ जो थी, हमारा जो स्ट्रक्चर था आपको हमने दिखाया था टीआरएनए का, जब उसकी टी और डी आर्म हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ जाती हैं, तो उसके बाद ये जो है बनता है टर्सरी स्ट्रक्चर। और द बेस पेयर आर डबल हेलिकल स्टेम गेट अरेंज इन टू डबल हेलिकल कॉलम। और जो बेस पेयर वो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं किसमें, डबल हेलिकल कॉलम में अरेंज हो जाते हैं। कंटिन्यूअस एंड परपेंडिकुलर टू वन अनदर, वो परपेंडिकुलर होते हैं अनदर के। तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर हो गया। अगर टर्सरी स्ट्रक्चर आपका आता है तो ऐसे ये फिगर बना देंगे और आप लिख देंगे ये कि ये एल शेप टर्सरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फर्दर फोल्डिंग द क्लोवर लीफ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। कि मतलब ये जो एल, तो इसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि क्लोवर लीफ जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, एल शेप में। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसका शेप होता है एल शेप में होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर का जो शेप होता है वो एल शेप होता है। वो कब होता है, जब टीआरएनए की एल टी और डी आर्म, टी साइसी आर्म और डी हाइड्रोइरिडिन आर्म जब जुड़ जाती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाती हैं, तब ये फोल्ड हो जाता है, तब उस स्ट्रक्चर को हम टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये आपको टर्सरी स्ट्रक्चर में लिखना है। तो आपका आज का जो हमारा टॉपिक था तो उसको हमने सभी कवर कर दिया है। आपका टोटल टॉपिक कि उसके टाइप्स तीनों बता दिए आपको, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए। और फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो आपका टीआरएनए था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको टीआरएनए की जितनी भी स्लाइड है टीआरएनए की, वो आपको सभी पढ़ लेनी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। अगर आपने टीआरएनए प्रिपेयर कर लिया तो ऑलरेडी आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रिपेयर है। और फिर टर्सरी स्ट्रक्चर जो हमने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया था। तो आज हमने सारा जितनी हमारी ये
स्लाइड थी उनको कवर कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।